Now we will see the unary phase diagram on HS diagram. This is the last one. ठीक है, देखते हैं हम थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करते हैं HS डायग्राम को. HS डायग्राम बड़े आराम से समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें रियलाइज करनी है. एंड ये बता दूं मैं कि पावर प्लांट में for the purpose of power plant, that one is quite important. ध्यान रखिएगा. It is called as the HS diagram को क्या कहते हैं? That one is also called as the Mollier diagram. Mollier diagram. ठीक है. इवन एक चीज और यहां पे नोट में पॉइंट करके लिखवा दूं. नोट में पॉइंट करके लिखवाऊंगा. इवन पीएच डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द Mollier diagram. ठीक है. ये पीएच डायग्राम जो यूटिलाइज होता है, पीएच डायग्राम दैट इज यूटिलाइज फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस. ठीक है, रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊंगा. ठीक है, वी विल डील इन द थर्मोडायनामिक्स. एंड नाउ दिस HS डायग्राम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Mollier डायग्राम एंड इट इज ऑब्वियस. मैंने क्या कहा कि दैट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ पावर प्लांट. ठीक है ना, यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ पावर प्लांट. बस इतना याद रखिए क्यों ऐसा होता है, क्या होता है. आई एम नॉट गोइंग टू डील हियर कि क्यों HS डायग्राम ही पावर प्लांट के लिए यूटिलाइज करते हैं. ठीक है ना, और क्यों पीएच डायग्राम ही रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं. एक लाइन और लिखूंगा मैं यहाँ पे. इट इज यूटिलाइज्ड टू कलेक्ट द data of superheated steam. ठीक है ना, सुपरहीटेड स्टीम. ध्यान रखिएगा. इट इज यूटिलाइज टू कलेक्ट द डेटा फॉर. और ये पीएच डायग्राम किस लिए? पीएच डायग्राम इट इज यूटिलाइज्ड टू collect the data for refrigerant. सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट ज़्यादा बेटर होगा. सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट. ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेंट. चलो पूरा ही लिख दे रहा हूं मैं. सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट. मैंने कहा पीएच डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द Mollier डायग्राम. रेफ्रिजरेशन पर्पस से HS डायग्राम Mollier डायग्राम है, बट पावर प्लांट पर्पस से इसे यूटिलाइज करते हैं टू यूटिलाइज द कलेक्टेड डेटा फॉर द सुपरहीटेड स्टीम. और पीएच डायग्राम यूटिलाइज करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस. इट इज यूटिलाइज टू कलेक्ट द डेटा ऑफ सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं HS डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, इसे एक तरफ कर लीजिए, इसका यूटिलाइजेशन. दिस इज द नोट पॉइंट. ठीक है ना, इसे एक तरफ HS डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. HS डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा. डोंट वरी, वो भी समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा. ठीक है ना. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ HS डायग्राम. आई एम गोइंग टू ड्रॉ HS डायग्राम. ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है आपका HS डायग्राम. आई एम गोइंग टू ड्रॉ. दिस इज एग्जैक्टली द क्रिटिकल पॉइंट. यहां पे क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल टॉप पे नहीं होता है, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट कुछ यहां पे होता है. दिस इज एग्जैक्टली द क्रिटिकल पॉइंट. और बाकी मैं वाइट से कर दे रहा हूं. ठीक है,
ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर, ये कौन सा लाइन है, दिस लाइन इज ऑब्वियस सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, वेपर लाइन। इतने दूर का तो आपको यूटिलाइजेशन नहीं है, इसे थोड़ा सा मैं इस तरीके से शिफ्ट कर दे रहा हूं, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये कौन सा रीजन, दिस रीजन इज सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, ये कौन सा रीजन, सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। ये कौन सा, ग्रीन कलर से, ये कौन सा, सैचुरेटेड लिक्विड, लिक्विड लाइन, सबकूल्ड रीजन, सबकूल्ड रीजन, ठीक है ना, सबकूल्ड रीजन। और ये आपका क्या, इसे येलो कलर से क्रिटिकल पॉइंट, दैट वन इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये समझ में आ जाएगा, डोंट वरी कि यहाँ पे क्यों क्रिटिकल पॉइंट आता है, बाकी सब में तो पीक पे आता था, यहाँ पे पीक पे ना आते हुए थोड़ा साइड में आपका क्रिटिकल पॉइंट क्यों आता है, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। सबकूल्ड रीजन हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और सुपर हीटेड रीजन, दैट वन इज द वेट रीजन, ये भी डिनोट कर दो मैम, ये आपका ऑब्वियस, ये आपका सैचुरेटेड, ये एफ और जी, दैट वन इज द वेट। वेट रीजन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एचएस डायग्राम की बात अगर करें तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन वर्टिकल, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ पे कैसे डिनोट होगा ये समझना बहुत जरूरी है, दिस इज क्वाइट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये थोड़ा मैं प्रूफ करूंगा इसे, इसलिए थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी, फिर से हम यूटिलाइज करेंगे। मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन HS diagram, on HS diagram, constant pressure line on HS diagram। तो देखते हैं P is equal to constant, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ dP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर ये constant है तो dP is equal to 0। अब dP is equal to 0 हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, TDS is equal to DH minus VDP। तो dP अगर 0 तो ये वाला टर्म तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और HS डायग्राम है तो स्लोप यहां से देख सकते हैं DH बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या मिलेगा आपका, T मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं वेट रीजन के लिए, फॉर द वेट रीजन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। वेट रीजन में आपका एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी क्या होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इन वेट रीजन there will be a particular T saturation for a particular P, यानी कि अगर P constant, it means if P is constant, if P is equal to constant, then T saturation also remains constant। I hope you can understand। तो इस वेट रीजन की अगर बात करें, इस वेट रीजन की बात करें अगर हम, तो थोड़ा रियलाइज करना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टेम्परेचर भी क्या होगा, वेट रीजन में कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, यानी कि dH बाई ds क्या हो जाएगा, dH बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू T सैचुरेशन। वेट रीजन की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। dH बाई ds इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सिंपली इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब
देखो थोड़ा ध्यान से, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ये टी क्या है आपका, टी कांस्टेंट है। अगर स्लोप, थोड़ा रियलाइज करो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अगर एक कांस्टेंट टर्म आ गया तो y और x कैसा रिलेशन, एक कांस्टेंट टर्म आ गया तो कैसा रिलेशन, लीनियर रिलेशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। y और x के बीच कैसा रिलेशन, लीनियर रिलेशन। तो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए t क्या आ गया आपका, t आपका कांस्टेंट आ गया किस रीजन में, वेट रीजन में, क्योंकि प्रेशर अगर कांस्टेंट है टी सैचुरेशन भी कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरी नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि dH बाई ds क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए कांस्टेंट मिल जाएगा क्या, dH बाई ds एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए टी सैचुरेशन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना, कांस्टेंट। तो H और S के बीच कैसा रिलेशन, H और S के बीच लीनियर रिलेशन। इसका मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग, व्हाट इज दैट मीनिंग, अब यहां पे डिनोट कर रहा हूं, अब यहां पे डिनोट कर रहा हूं विद सर्टेन स्लोप, लीनियर रिलेशन विद सर्टेन स्लोप। तो क्या होगा यहां पे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं मैं इस रीजन में। यहां पे आपका जो ये आपका P1, ये आपका P2, ऑब्वियस P2 इज ग्रेटर देन P1। इस रीजन में लीनियर रिलेशन होगा, कंप्लीटली लीनियर रिलेशन। अब थोड़ा रियलाइज करें प्लीज, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा रियलाइज करें, हमने टीएस डायग्राम देखा था, टीएस डायग्राम पे टी सैचुरेशन एक हॉरिजॉन्टल, वेट रीजन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा था जिसके कारण पीक कहां मिला, थोड़ा रियलाइज करना। टीएस डायग्राम हमने देखा, टीएस डायग्राम में वेट रीजन कैसा मिल रहा था, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा था, और ये वैनिश होके कहां पे, ये कहां पे एग्जैक्टली वैनिश होगा, एग्जैक्टली एट द पीक आपका वैनिश होगा, ठीक है ना। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट कहां मिल रहा था, पीक पे मिल रहा था। अगर पीवी डायग्राम की बात करें, पीवी डायग्राम की बात करें तो अगेन आपका वेट रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा मिल रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा था। इसलिए यहां पे भी जो ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वेट रीजन वैनिश होता जाएगा, और कहां पे वैनिश होगा, एग्जैक्टली एट द पीक वैनिश होगा, एग्जैक्टली एट द पीक वैनिश होगा। इन द सेम वे फाइनली कौन सा डायग्राम देखा था हमने, पीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम, दैट वन इज ठीक है, पीएच डायग्राम हमने देखा था। यहां पे भी क्या था आपका, दैट वन इज वेट रीजन में हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कहां वैनिश होगा, एग्जैक्टली एट द पीक, ठीक है ना। इसलिए सारे डायग्राम में पीक पे आपका क्या मिल रहा था, आपका व्हाट एग्जैक्टली, पीक पे आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा था। लेकिन इस केस में रियलाइज करें, कांस्टेंट वेट रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन एक स्लैंट लाइन है, एक इंक्लाइन लाइन है, जो एक्चुअली आप इसे बढ़ाओगे, आप इसे बढ़ाओगे, आप इसे बढ़ाओगे तो कहां पे जाके मिलेगा, ये कहां पे जाके मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली एट द पीक, पीक से स्लाइटली क्या मिलेगा, लेफ्ट, ठीक है ना, पीक से स्लाइटली हट के मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा। थोड़ा रियलाइज करें, इसीलिए यहां पे क्या है आपका, इसीलिए एक्चुअली यहां पे आपका क्रिटिकल पॉइंट पीक पे ना मिलते हुए कहां पे मिल रहा है, स्लाइटली पीक से डिसलोकेट होके मिल रहा है, दैट वन इज लेफ्ट साइड में मिल रहा है आपको, क्लियरली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो इसे मैं खत्म करता हूं पहले, ठीक है। दैट वन इज, और अब इस रीजन की बात करें कि इस रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे मिलेगा, इस रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। इन द सुपर हीटेड रीजन, यहां पे आ जाते हैं, इन द सुपर हीटेड रीजन, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, इन द सुपर हीटेड रीजन, इन द सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन की बात करें तो मैंने कहा इवन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, याद करिए, इवन फॉर अ, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं, इवन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरीज,
इंडिपेंडेंटली वैरीज, टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरीज है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए क्या हो सकता है, आपका टेम्परेचर वैरी कर सकता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए टेम्परेचर आपका वैरी कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि DH बाई DS एट कांस्टेंट प्रेशर T में वैरी, T क्या हो सकता है आपका, वैरी कर सकता है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका T इस रीजन में वैरी कर सकता है। अरे याद करिए ना, T सैचुरेशन से कहां पे लेके जाना, 100 डिग्री सेल्सियस पे 250 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा कि TS डायग्राम याद करिए, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरी कर रहा है ना। अब टेम्परेचर वैरी कर रहा है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर अगर आप क्या कर रहे हो, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपका स्लोप कैसा मिलेगा, सुपर हीटेड रीजन में स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, कर्व विद द इंक्रीजिंग स्लोप, कर्व विद द इंक्रीजिंग स्लोप, ध्यान दीजिएगा, कर्व विद द इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है ना। क्या मिलेगा सुपर हीटेड रीजन में, फॉर कांस्टेंट प्रेशर there will be curve with increasing slope, ठीक है ना। और जैसे जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसा वैसा स्लोप आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा, इस रीजन की बात अगर करें हम तो ना, इस रीजन की बात करें तो कैसा स्लोप हमें मिलेगा, इस रीजन की बात करें तो स्लोप हमारा कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है ना। इस रीजन की बात करें तो स्लोप हमारा कुछ एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और दोनों ध्यान देना, ये दोनों क्या होंगे, आगे जैसे जैसे जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर लाइन, जैसे जैसे आगे जाएंगे डाइवर्ज होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे डाइवर्ज होते जाएंगे। क्यों डाइवर्ज होते जाएंगे, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कम है, इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, P1 के लिए टेम्परेचर कम है और P2 के लिए टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियस स्लोप क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा ना। स्लोप जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियस क्या होगा, थोड़ा रियलाइज करो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता हूं दो स्लोप, तो क्या होगा, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये क्या होते जाएंगे, डाइवर्स होते जाएंगे। पॉइंट अगर एक पॉइंट से भी स्टार्ट करूं तो आगे जाके स्लोप अलग अलग है तो डाइवर्स होते जाएंगे। यहां पे रियलाइज करो व्हाट हैपन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहां तक तो लीनियर, कहां तक, G तक, पॉइंट G तक, दूसरे पॉइंट कलर से डिनोट कर रहा हूं मैं, कहां तक, पॉइंट G, इसे नाम दे दिया मैंने G1, इसे नाम दे दिया मैंने G2, ठीक है ना। G1 नाम दे दिया, G2 नाम दे दिया, यहां तक तो लीनियर, उसके बाद कर्वेचर विथ इंक्रीजिंग स्लोप, लेकिन दोनों कर्वेचर क्या होते जाएंगे, डाइवर्स होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर थोड़ा रियलाइज करें तो यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर अगर मिलाएं, ठीक है ना, यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर मिलाएं तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा रिस्पेक्टिवली दिस वन। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये स्लोप क्या होता जाएगा, डाइवर्स होता जाएगा, ये कर्वेचर क्या होता जाएगा, डाइवर्स होता जाएगा, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली, आपको दिख भी रहा होगा क्लियरली, डाइवर्स होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा, जिसके कारण डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द HS डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन द HS डायग्राम। देन आफ्टर क्या होता है, हमें डिनोट करना होता है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन यहां पे कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन किसी दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, इट विल बी बेटर, ताकि यहां पे आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। that one is the T1, that one is the T2, obvious T2 is greater than T1, ठीक है ना। not exactly horizontal, exactly horizontal नहीं होता है, अभी पता चल जाएगा क्यों, डोंट वरी, exactly horizontal नहीं होता है आपका, ठीक है ना, slightly, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व भी देखा जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व को मैं किसी दूसरे कलर से अगेन डिनोट कर रहा हूं मैं,
I'm going to denote with the white color. That one is the V1, that one is the V2. ठीक है ना, ऑब्वियस V2 इज लेस देन V1, डोंट वरी, ध्यान दीजिएगा। अरे पीवी डायग्राम आपके सामने है, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ाओगे, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो थोड़ा ये रियलाइज करिए, ये हाइयर प्रेशर V2 किसके लिए, हाइयर प्रेशर के लिए है, और V1 किसके लिए है, लोअर प्रेशर के लिए है। इसलिए यहाँ पे V2 क्या होगा, V2 इज लेस देन V1, दैट वन इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। और ये प्रूफ भी किया जाता है इवन थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रूफ भी, इवन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया था कि जो स्लोप होता है ऑन एचएस डायग्राम, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन हैविंग द ग्रेटर स्लोप, ये प्रूफ किया जाता है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन इज हैविंग द ग्रेटर स्लोप देन द व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ किया जाता है कि आपका कौन सा, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हैविंग द स्लोप लेस देन द कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन एचएस डायग्राम। डोंट वरी, ये प्रूफ किया जाता है और इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुका है आपका ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ भी किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये प्रूफ एक्चुअली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशन से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक रिलेशन से प्रूफ किया जाता है। तो दिस इज एग्जैक्टली द एचएस डायग्राम। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूफ हियर, बस आपको ये ध्यान देना है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हो जाएगा। और याद करिए, वेट रीजन के लिए तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे ना। वेट रीजन के लिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों सेम होंगे। इसीलिए देखो, कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जी के बाद स्प्लिट हो रहे हैं दोनों, उससे पहले दोनों के दोनों क्या है, सेम है। जी के बाद दोनों के दोनों स्प्लिट हो रहे हैं कि येलो कलर वाला कांस्टेंट प्रेशर लाइन चला जाएगा और ये वाला वॉलेट कलर वाला कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। बाकी उससे पहले ब्लू कलर लाइन जो दिख रहा है, इंक्लाइन लाइन, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन एज वेल एज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। क्योंकि वेट रीजन में आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं करते हैं। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं मैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली द एनालिसिस ऑफ द एचएस डायग्राम। एक लास्ट शो कर दे रहा हूं मैं, दैट वन इज विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर। एक्चुअली इस कलर से यूटिलाइज कर रहा हूं मैंने कहा यहां पे एक कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन भी होता है, यहां पे कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन भी होता है, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन भी होता है, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन भी होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन भी होता है आपका एचएस डायग्राम। क्योंकि मैंने कहा डेटा कलेक्ट करना है ना, तो सारे लाइंस हमें पता होने चाहिए, फर्दर मैंने कहा कि यहां पे क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो मिनिमम यहां पे अपने स्टेट सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम 2 प्रॉपर्टी चाहिए, तभी आप किसी पॉइंट को क्या कर पाओगे, फिक्स कर पाओगे। एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर एंट्रोपी या एक पर्टिकुलर एंथैल्पी या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर प्रेशर, मैंने कहा कि कोई भी 2 प्रॉपर्टी इस सुपरहीटेड रीजन में किसका डेटा कलेक्ट करना है, सुपरहीटेड स्टीम का डेटा कलेक्ट करना है। अरे तो पॉइंट फिक्स जब तक नहीं कर पाओगे तब तक डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, जब तक आप पॉइंट फिक्स नहीं कर पाओगे तब तक डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। तो पॉइंट कैसे कलेक्ट करना होगा, मिनिमम 2 प्रॉपर्टी आपको चाहिए होगा इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए। या क्या होना चाहिए, या एच और एस दियर है, या मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, थोड़ा रियलाइज करिए। कोई दो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एच एस, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एच और टेम्परेचर। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एच और पी, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दैट वन इज एच और वी, ठीक है। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एस और टी हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एस और पी हो सकता है, एस और वी हो सकता है,
ठीक है ना। इस तरीके से दो का कॉम्बिनेशन लेना है। कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं? H, 1, 2 कांस्टेंट प्रेशर, 3 कांस्टेंट टेम्परेचर, 4 कांस्टेंट वॉल्यूम, 5 दो का कॉम्बिनेशन 5C2। इतना कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, इतना कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इतने कॉम्बिनेशन में से कोई भी दो प्रॉपर्टी आपको गिवन हो, आप पॉइंट को फिक्स कर लोगे और पॉइंट को फिक्स करने के बाद सारे अदर प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इन द सेम वे विद द पीएच डायग्राम, क्या मैंने कहा था? कांस्टेंट आइसोथर्म इस तरीके से, ये आपका आइसोथर्म कुछ इस तरीके से याद करिए, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। देन आफ्टर कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन याद होगा, कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन याद होगा, आई होप सो, ठीक है। यहां पे जो आपका दूसरे कलर से कर दे रहा हूं मैं, दैट वन इज ग्रीन। यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, दिस वन कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन ग्रीन कलर वाला, दैट वन इज द V1 V2, ठीक है। येलो कलर वाला S1 S2। मैंने कहा था आपसे S2 इज लेस देन S1 एज वेल एज द V2 इज लेस देन V1, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये आपका रेड कलर वाला आपका दैट वन इज T1 एंड दैट वन इज T2। यहां पे T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका व्हाइट कलर की बात करें अगर हम, तो व्हाइट कलर वाला आपका दैट वन इज द P1 P2 और यहां पे P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। कितने हो गए? प्रेशर, इंट्रोपी, वॉल्यूम 3, टेम्परेचर 4 एज वेल एज एंथैल्पी तो सिंपली वर्टिकल लाइन हो जाएगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगेन यहाँ पे 5। अगर इस रीजन में सुपर हीटेड रीजन में अगेन आपको डेटा कलेक्ट करना है तो मिनिमम दो प्रॉपर्टी एफ इज इक्वल टू 2, मिनिमम दो प्रॉपर्टी आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। मिनिमम दो प्रॉपर्टी आपको पता होने चाहिए, तभी आप डेटा कलेक्ट करोगे। अगेन वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन, दैट वन इज स्टिल 5C2। दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 5C2। कोई भी दो प्रॉपर्टी दिया रहे, आप अपने सिस्टम को क्या करोगे? फिक्स करोगे, और सिस्टम को एक बार फिक्स कर लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रोपी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, सब कुछ आप फाइंड आउट कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो जस्ट सेम एज जिस तरीके से यहां पे क्या है आपका, जिस तरीके से यहां पे एचएस डायग्राम है, उसी तरीके से पीएच डायग्राम से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और आपका एक लास्ट, और यहां पे भी क्या होता है आपका, यहां पे भी आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन कुछ इस तरीके से दिया रहता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन दिया रहता है इस तरीके से, डोंट वरी, ठीक है ना। इस तरीके से ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन दिया रहता है। दैट वन इज कंप्लीट। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन पे मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। x3 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1। इस पूरे लाइन पे x1 है, इस पूरे लाइन पे x2 है, इस पूरे लाइन पे x3 है, ध्यान दीजिएगा। इन द सेम वे एक पर्टिकुलर पूरे लाइन पे क्या है, इस पूरे लाइन पे क्या है? एक पर्टिकुलर ड्राइनेस फ्रैक्शन है। इस पूरे लाइन पे क्या है? एक पर्टिकुलर ड्राइनेस फ्रैक्शन है। इस पूरे लाइन पे क्या है? एक पर्टिकुलर ड्राइनेस फ्रैक्शन। इस पूरे लाइन पे एक पर्टिकुलर ड्राइनेस फ्रैक्शन। इस पूरे लाइन पे एक पर्टिकुलर ड्राइनेस फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस साइड जाइएगा तो x बढ़ेगा, इस साइड जाइएगा तो x घटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट द complete unary phase diagram, or you can say the properties of pure substance, ठीक है ना। यूनरी फेज डायग्राम सारा देख लिए हम लोग। देन आफ्टर विल मूव टू द, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, कि आखिर रियल गैसेस के लिए आपका इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी को एनालाइज करेंगे, और आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंथैल्पी को रियलाइज करेंगे
कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू, मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है वो थर्मोडायनामिक रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा। मैंने कहा कि डायरेक्टली आपको एज इट इज याद कर लेना है, थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन फ्रॉम द TD relation, from the TD relation, thermodynamic relation, DH is equal to Cp dt minus T into del V by del T at constant pressure minus V into dP. This is exactly your energy equation. दिस इज एग्जैक्टली योर एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों ये पढ़ा रहा हूं ये अपने आप पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, बहुत सारी रीजन के कारण। सबसे पहले देखते हैं कि इन जनरलाइज्ड, अच्छा बाद में इन जनरलाइज्ड देखेंगे, पहले हम केसेस देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा रियलाइज करें। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है ना। फॉर एन आइडियल गैस की बात करूं मैं तो थोड़ा रियलाइज करता हूं इस टर्म के बारे में, इस टर्म के बारे में रियलाइज करता हूं मैं। फॉर एन आइडियल गैस क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू RT फॉर यूनिट मास, फॉर यूनिट या पर यूनिट मास बेसिस, फॉर यूनिट मास लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि T इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। तो आइए यहां पे रियलाइज करते हैं। V इज इक्वल टू RT बाई P, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसका मतलब यह है डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या रहना है, आपको कांस्टेंट रखना है। तो डेल वी बाई डेल टी जब लिखोगे आप, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या मिल जाएगा आपको? R बाई पी मिल जाएगा। और R बाई पी क्या मिल जाएगा? V बाई टी मिल जाएगा। और R बाई पी क्या मिल जाएगा? यहां से रियलाइज करो, V बाई टी मिल जाएगा, V बाई टी। तो यहां पे पुट कर दो T इंटू V बाई टी माइनस V, T कैंसल आउट, T कैंसल आउट, V कैंसल आउट, यानी कि क्या मिलेगा आपको? जीरो। क्या मिलेगा आपको? जीरो। व्हाट इज दैट मीनिंग? DH क्या लिखोगे आप? DH इज इक्वल टू CP इंटू DT। DH क्या लिखोगे? CP इंटू DT। थोड़ा रियलाइज करिएगा प्लीज, कुछ भी हो जाए डजंट मैटर, थोड़ा रियलाइज करें। ये टर्म ही जीरो आ रहा है, ये टर्म ही जीरो आ रहा है। व्हाट हैपन, कुछ भी हो जाए, DH का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज फॉर एन आइडियल गैस, DH का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? DH का वैल्यू ऑलवेज CP dt होगा। DH का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? मैंने कहा कि ये टर्म ही आइडियल गैस के लिए जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब फॉर एन आइडियल गैस DH इज ऑलवेज CP dt, DH इज ऑलवेज CP dt। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने लायक है, ठीक है ना। जनरली हम कंफ्यूज हुए रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा रियलाइज करते जाइएगा, ठीक है ना। फॉर एन आइडियल गैस DH इज इक्वल टू CP dt, और यहां पे क्या कह सकते हैं? H इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है ना, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। DH इज इक्वल टू CP dt, H इज इक्वल टू F फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर रियल गैस की बात करें, फॉर द रियल गैस, तो आई होप वंडरवाल इक्वेशन आपको याद होगा। वंडरवाल्स इक्वेशन, ठीक है। रियल गैस का ये जनरली यही यूटिलाइज करते हैं। क्या लिखते हैं?
P माइनस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। पर यूनिट मास बेसिस लिख रहा हूं मैं, पर यूनिट मास बेसिस लिख रहा हूं। इसके लिए देख लेना, इसके लिए आप रियलाइज करोगे कि इसके लिए ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, इसके लिए ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा। फॉर अ रियल गैस, फॉर अ रियल गैस T इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V नेवर इक्वल टू जीरो, नेवर इक्वल टू जीरो। व्हाट इज दैट मीनिंग? इसका मतलब यहां पे एंथैल्पी क्या होगा? इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम। यहां पे रियलाइज करो, एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे बेस्ड नहीं होगा रियल गैस के लिए। दिस इज द टेम्परेचर, वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर का क्या होगा? आपका प्रेशर का फंक्शन होगा। एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन रियल गैस, for the real gas, for the real gas enthalpy is the function of temperature, pressure and volume for the real gas। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। आइए, मैंने कहा कि ये टेम्परेचर अगर इंथैल्पी कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंथैल्पी भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। क्या है आपका? दैट वन इज स्लाइटली कर्वेचर है आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका? कर्वेचर है। इट इज नॉट द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज द कर्वेचर, इट इज द कर्वेचर, ठीक है ना। आपके दिमाग में ये आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट है। यानी कि ये कैसा लाइन हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। क्या है ये आपका? एक कर्वेचर है। कर्वेचर होने का मतलब यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर होने के बावजूद एंथैल्पी क्या हो रहा है आपका? वैरी कर रहा है। इसलिए कि जो हम स्टीम, ये सुपर हीटेड वेपर लेते हैं, सुपर हीटेड वेपर जो होता है हमारा, दैट वन इज नॉट एन आइडियल गैस, दैट वन इज रियल गैस, ठीक है ना। तो एक रियल गैस के लिए व्हाट हैपन एग्जैक्टली? एक रियल गैस के लिए आपका क्या? इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा। यहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम तो क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है ना। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई एंथैल्पी आपका यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन द सेम वे यहां पे भी हमने देखा, यहां पे भी हमने देखा कि अगर आपका जैसा ये वर्टिकल लाइन है कंप्लीटली, जिस तरीके से ये वर्टिकल लाइन है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जिसके कारण ये क्या होगा? वर्टिकल लाइन होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट, ठीक है ना। एंथैल्पी कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एंथैल्पी भी क्या होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन यहां पे इस रीजन में, सबकूल्ड रीजन में क्या दिख रहा है? सबकूल्ड रीजन में क्या दिख रहा है? एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बट इन दैट रीजन, स्टीम रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बावजूद, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एंथैल्पी भी कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। स्टीम रीजन की बात करें अगर, स्टीम इस मैंने कहा, इसे थोड़ा मैग्नीफाई कर दे रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि इस अगर स्टीम रीजन में अगर सुपर हीटेड रीजन में अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, तो आपके दिमाग में अगर ये आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एंथैल्पी भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पे अभी भी क्या? वर्टिकल लाइन ना होते हुए यहां पे क्या दिख रहा है आपको? एक कर्वेचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सॉरी, क्या दिख रहा है आपको? कर्वेचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? एक कर्वेचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देयर बी अ कर्वेचर, देयर बी अ कर्वेचर, ठीक है ना। एक कर्वेचर दिख रहा है। क्यों कर्वेचर दिख रहा है? अगेन
again because H is the function for the real gas, steam taken to be the superheated steam taken to be the real gases, और real gases के लिए H is the function of temperature, pressure and vapor, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेपर, इसलिए ये इस रीजन में, और इस रीजन के लिए क्या है, इस रीजन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट तो ऑलमोस्ट एंथैल्पी भी कांस्टेंट। लिक्विड के लिए सेम फेज में लिक्विड के लिए क्या होता है आपका, दिस इज एग्जैक्टली, ठीक है ना, ऑलमोस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं ना। इस एनर्जी इक्वेशन को थोड़ा रियलाइज करिए, इस एनर्जी इक्वेशन पे बेस्ड ये चीज कंफर्म हो गया कि आइडियल गैस के लिए H इज द फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी टेम्परेचर, ये वाला टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और रियल गैस के लिए ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, यानी कि H इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज वेपर। तो इसका मतलब व्हाट हैपन, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बावजूद भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ये भी बता दो, चलिए आइए ये भी बता दूं मैं, अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, dt इज इक्वल टू 0, तो dH क्या हो जाएगा, dH इज इक्वल टू T इंटू डेल V बाई डेल T माइनस V इंटू, सॉरी T into del V by del T at constant pressure minus V into dP. This is exactly ठीक है, that one is, ये आपका DH is equal to still, और क्या मिलेगा, that one is dt कांस्टेंट, फिर भी आपका DH का वैल्यू, सॉरी फिर भी आपका DH का वैल्यू कुछ ना कुछ, फिर भी DH का वैल्यू आपको कुछ ना कुछ फिर भी DH का वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना, ये रियलाइज करिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद भी आपको चेंज इन एंथैल्पी मिलने वाला है, एंथैल्पी सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बावजूद भी आपका एंथैल्पी मिलने वाला है, ठीक है। या फिर अगर एंथैल्पी इन द सेम वे, अगर एंथैल्पी कांस्टेंट कर दें, if enthalpy is constant, if enthalpy is constant dH is equal to 0, जब dH आपका 0 होगा तो क्या होगा आपका, 0 is equal to Cp dt minus T into del V by del T at constant pressure minus V into dP, तो क्या होगा आपका, still there will be the dt by dP, क्या लिख सकते हैं, dt by dP is equal to 1 by Cp T into del V by del T at constant pressure minus volume, this is exactly dt by dt, और dt by dt कब, at constant enthalpy, dt by dt dP कब, at constant enthalpy, ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगा, स्टिल वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब क्या, स्टिल ये वैल्यू मिलेगा, यानी कि एंथैल्पी इन द सेम वे, अपोजिट मैनर में भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा मैनर में भी कह सकते हैं कि अगर H कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे T का वेरिएशन, यहाँ पे T का वेरिएशन, H कांस्टेंट होने के बावजूद भी T का वेरिएशन यहाँ पे मिलेगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग T का वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स T still varies according to pressure, still varies according to pressure, still varies according to pressure, टेम्परेचर आपका अभी भी वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर, क्लियर है, दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है। वहीं पे आइडियल गैस की बात करें, वहीं पे आइडियल गैस की बात करें, इन द सेम वे आइडियल गैस की बात करें तो यहां पे dt बाई इफ H इज कांस्टेंट, इफ H इज कांस्टेंट, चलो नीचे ही लिख दे रहा हूं मैं, नीचे ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। इफ फॉर एन आइडियल गैस, दूसरे कलर से यूटिलाइज कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू राइट डाउन विद द रेड कलर, फॉर एन आइडियल गैस, if H is constant
इफ H इज कांस्टेंट, मैंने कहा आइडियल गैस के लिए ये वाला टर्म ही क्या हो जाता है, याद करिए, जीरो हो जाता है, तो dt बाई डी क्या हो जाएगा, dt बाई डी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी तरीके का इट मींस there will be no any variation of temperature. There will be no any variation of temperature. Obvious, realize करो ना यार, जब आइडियल गैस के लिए मैंने कहा H itself फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, आइडियल गैस के लिए H इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अरे तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगा, और H कांस्टेंट कर दो तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कोई वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं मिलेगा। और इस पर्टिकुलर dt बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी को कहते हैं, dt बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी को कहते हैं जूल्स थॉम्सन कोएफिशिएंट। जूल्स थॉम्सन कोएफिशिएंट, जूल्स थॉम्सन कोएफिशिएंट याद रखिएगा, ठीक है ना, जूल्स थॉम्सन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा थ्रॉटलिंग प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद एक पॉइंट और डील करूंगा मैं, देन आफ्टर विल मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। एक पॉइंट, एक पहले थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे आते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस याद होगा, मैंने बताया था थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए क्या, P2 इज लेस देन P1, H1 इज इक्वल टू H2 एंड H2 इज ग्रेटर देन H1, और साथ ही साथ Q इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0। और जनरली क्या मान के चलते हैं, स्टेडी स्टेट एज वेल एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, टेकन टू बी नेग्लेक्टेड। एंथैल्पी थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये सारा कुछ डील किया था मैंने। अब ध्यान दीजिए, दैट वन इज कॉल्ड एज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एंथैल्पी इसके लिए क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी remains constant, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। थोड़ा आइए रियलाइज करते हैं प्लीज। अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस से आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इफ एन आइडियल गैस flows through what, if an ideal gas flows through throttling process, throttling device, थ्रॉटलिंग डिवाइस से अगर एक आइडियल गैस फ्लो हो रहा है तो क्या होगा आपका, H1 इज इक्वल टू H2 और H1 इज इक्वल टू H2 होगा, तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2, देयर विल बी नो एनी टेम्परेचर चेंज, होगा ना, देयर विल बी नो एनी टेम्परेचर चेंज, देयर विल बी नो एनी टेम्परेचर चेंज, ठीक है, किसी तरीके का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पे एक रियल गैस, इफ देयर म्यू, इसके लिए क्या होगा, म्यू यानी कि dt बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। अरे dt बाई डी पी इसलिए देखा जा रहा है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे जैसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर आपका चेंज होता है, लेकिन एंथैल्पी क्या होता है आपका, इसलिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट बेसिकली डिफाइंड फॉर द थ्रॉटलिंग डिवाइस, बेसिकली डिफाइंड फॉर द थ्रॉटलिंग डिवाइस। प्रेशर तो चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कांस्टेंट एंथैल्पी होता है, इसलिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके लिए 0 होगा, ठीक है ना। इफ देयर विल बी अ रियल गैस flows
flows through what? If a real gas flows through a throttling device, throttling device क्या होगा? H1 इज इक्वल टू H2 ना, बट स्टिल टेम्परेचर क्या हो सकता है? बताया मैंने ऊपर ही, रियल गैस फ्लो होगा, प्रेशर तो चेंज हो रहा है आपका, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हर हाल में P2 लेस देन P1 होगा, P2 लेस देन P1 होगा, प्रेशर चेंज करेगा, इवन प्रेशर चेंज करेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट होने के बावजूद भी आपका क्या होगा? ऊपर देखिए, थोड़ा रियलाइज करिए, ये dt बाई dp प्रेशर चेंज होगा, कांस्टेंट एंथैल्पी है, लेकिन रियल गैस के लिए ये टर्म जीरो नहीं होगा, यानी कि स्टिल टेम्परेचर क्या हो सकता है आपका? टेम्परेचर में चेंज, ठीक है ना? टेम्परेचर क्या हो सकता है आपका? बट टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग the process, may change during the process. It means mu, which is dt by dp at constant enthalpy not equal to zero, not equal to zero रियल गैस के लिए। और एक कर्वेचर होता है, मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं T एंड P थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए, जो ऊपर मैंने एनर्जी इक्वेशन लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो, ठीक है ना? ज्यादा मैं डील नहीं करने वाला हूं, मैं क्लियरली बता दूं, मैं सिर्फ ये थर्मोडायनामिक्स में डील करता हूं प्रॉपर मैनर में, ठीक है ना? बस ये कर्वेचर होता है, ठीक है? थ्रॉटल, ये क्या होता है आपका? दैट वन इज H1 H2 H3, H1 H2 H3, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा लाइन क्या है? कांस्टेंट एंथैल्पी। एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस से क्या हो रहा है आपका? एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस से आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? 1 एंड 2, एक सीरीज ऑफ क्या हो रहा है आपका? एक सीरीज ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइस से जब आप पास करोगे, सीरीज ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास करोगे तो ये डेटा मिलेगा आपको, दैट डेटा यू कैन, ठीक है ना? ये डेटा आपको मिलेगा जिसके लिए आपका क्या, अगर थ्रॉटलिंग डिवाइस के साइज वगैरह को आपने चेंज किया या इनलेट के कंडीशन को आपने चेंज किया, तो फर्दर इनलेट के कंडीशन को चेंज किया तो H2 के लिए अलग मिलेगा, H3 के लिए अलग मिलेगा, ठीक है ना? H3 के लिए अलग मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली। और यहां पे प्रोसेस कैसे होगा? थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रेशर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? प्रेशर इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है? प्रेशर इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो थ्रू द P2 इज लेस देन P1, ठीक है ना? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो थ्रू द थ्रॉटलिंग डिवाइस। एक जो मैंने एनर्जी इक्वेशन लिखवाया, ठीक है ना? और इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए कांस्टेंट एंथैल्पी T और P के बीच स्लोप निकाला म्यू, उसी के बेसिस पे जो आपका एक्सप्रेशन आता है उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? कांस्टेंट एंथैल्पी के लिए डेटा के थ्रू क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। दिस वन इज इनिशियली, जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, तो क्या होता है आपका? व्हाट हैपन एग्जैक्टली? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है तो प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज करेगा थ्रॉटलिंग डिवाइस से, और एक कॉमन प्रेशर, एक प्रेशर के बाद, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। आप ये सोच रहे होगे कि मैं इतना क्यों बता रहा हूं, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि एक ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हुआ, ठीक है? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हुआ तो क्या होगा आपका? व्हाट हैपन एग्जैक्टली? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इनिशियली, टेम्परेचर
इंक्रीज करेगा इनिशियली, और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद क्या होगा, टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप ये सोच रहे होगे कि मैं इतना ज्यादा क्यों बता रहा हूं, ये ग्राफ क्यों बता रहा हूं मैं। इस रीजन को कहते हैं, इसे इन्वर्जन कर्व कहते हैं। इस इन्वर्जन कर्व को यहां पे मैं नहीं बताने वाला, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डील द इन्वर्जन कर्व हियर। इन्वर्जन कर्व, इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड को कहते हैं कूलिंग रीजन, और इन्वर्जन कर्व के राइट साइड को कहते हैं हीटिंग रीजन। हीटिंग रीजन, ठीक है ना, हीटिंग रीजन। तो मैंने कहा कि हीटिंग रीजन इसलिए है कि थ्रॉटलिंग डिवाइस, अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है तो थ्रॉटलिंग डिवाइस है, जब आप पास कराओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 2 पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद आने के बाद क्या होगा, आपका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप क्या चाहते हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहते हो, कूलिंग चाहते हो, अगर आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहते हो, कूलिंग चाहते हो, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना स्टोरेज ठंडा रखना चाहते हो, तो हमें किस रीजन में वर्क करना होगा, हमें कूलिंग रीजन में वर्क करना होगा। वी हैव टू वर्क इन द कूलिंग रीजन, ठीक है ना। कि थ्रॉटलिंग डिवाइस से अगर हम पास कराएं तो वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी गोज डाउन, द टेम्परेचर शुड बी गोज डाउन, ठीक है ना, द टेम्परेचर शुड बी गोज डाउन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना, द टेम्परेचर शुड बी गोज डाउन। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो ये कूलिंग रीजन थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, अगर हम पास कराएं तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। और डाउन के लिए तो आपका क्या होगा, आपका व्हाट हैपन, इस रीजन में आपका इन द कूलिंग रीजन म्यू स्लोप क्या है आपका, स्लोप क्या है आपका, स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, म्यू इज पॉजिटिव। टी एंड पी देखो ना, टी एंड पी का स्लोप क्या है, डेल टी बाई डेल पी एट डी टी बाई डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हीटिंग रीजन के लिए आपका म्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि हमें हमेशा म्यू पॉजिटिव के लिए वर्क करना है, हमें कूलिंग रीजन के लिए वर्क करना है, ठीक है ना। इसीलिए जनरली अगर आपको थ्रॉटलिंग डिवाइस से एक नोट पॉइंट लिखूंगा, इफ यू रियली वांट टू नोट पॉइंट, इफ वी रियली want to, if we really want to change the temperature with throttling device always use working fluid as real gases, क्योंकि रियल गैस के लिए ही क्या होगा आपका, रियल gases, because for an ideal gas temperature remains constant, because enthalpy is constant, because enthalpy is constant। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको थ्रॉटलिंग डिवाइस से टेम्परेचर चेंज करना है तो वर्किंग फ्लूइड हमेशा क्या होना चाहिए, रियल गैस होना चाहिए। थ्रॉटलिंग डिवाइस शुड बी रियल गैस, थ्रॉटलिंग डिवाइस शुड वर्किंग फ्लूइड शुड बी रियल गैस, ठीक है। देन always use working fluid as real gases, तभी, और ठीक है। और हमें वर्क किसमें करना है, वर्क हमें कूलिंग रीजन, एंड ऑलवेज वी वर्क विद फॉर रेफ्रिजरेशन, ये भी लिख दे रहा हूं, फॉर रेफ्रिजरेशन ऑलवेज वी वर्क within
cooling region, that is mu is equal to positive. Mu is equal to positive. That mu is called as a Joule-Thomson coefficient. फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, mu is called as a Joule-Thomson coefficient, and mu is what? Nothing but the slope of T and P plot at constant enthalpy. At constant enthalpy. This is exactly, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना मैंने डील कर दिया. This is exactly your एनालिसिस. लेकिन एक दो एनालिसिस ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. फाइनली मैं डील कर दे रहा हूं कि टीएस प्लेन और पीएच प्लेन पे कैसे हम इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस को डिनोट करेंगे. टीएस प्लेन एंड पीएच प्लेन. टीएस प्लेन एंड पीएच प्लेन. टीएस प्लेन TS plane and pH plane. Throttling device supposed to be, this is the one. दूसरा कलर यूटिलाइज कर ले रहा हूं मैं. This is the one point. This is the one point. दोनों कहां है? थ्रॉटलिंग डिवाइस से. थ्रॉटलिंग डिवाइस पे कहां है? 1 पे है, 2 पे निकलेगा. और ये 1 कहां है? सैचुरेटेड लिक्विड है आपका. सैचुरेटेड लिक्विड है. 1 से 2 पे आएगा. कैसे डिनोट करेंगे? पहली बात तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपका क्या है? आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है. और इरिवर्सिबल प्रोसेस को जनरली डॉटेड लाइन से शो करते हैं. जनरली डॉटेड लाइन से शो करते हैं. अब मुझे ये बताइए, नाउ यू कैन रियलाइज कि 1 से 2 इंथैल्पी तो कांस्टेंट है, इट्स ओके. वहां पे डिनोट करना बहुत ही इजी. यहां पे थोड़ा रियलाइज करते हैं, इंथैल्पी तो कांस्टेंट है, लेकिन हमें ड्रॉ करना है 2 कहां जाएगा. 2 मैंने कहा कि डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसलिए बीच वाले पॉइंट का हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है. बट फाइनल स्टेट जो है 2, वो कहां जाएगा. तो आइए रियलाइज करते हैं. P2 इज लेस देन P1 एज वेल एज S2 इज ग्रेटर देन S1. थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए याद करिए. थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए याद करिए. P2 is less than P1 and S2 is greater than S1. यानी कि प्रेशर घटना चाहिए और इंट्रोपी बढ़ना चाहिए. अगर 1 पे है तो प्रेशर कैसे घटेगा? इंट्रोपी बढ़ेगा, यानी कि मूवमेंट आपका 1 से मूवमेंट आपका इस तरीके से होगा. यानी कि ये कंफर्म है कि वेट रीजन में जाएगा. ये कंफर्म है कि वेट रीजन में जाएगा. और वेट रीजन में आपका प्रेशर कैसे घटता है? जैसे जैसे आप नीचे आते हो. अरे वेट रीजन याद करिए ना. वेट रीजन में जैसे जैसे आप, ये P1 है अगर, P2 है अगर, P3 है अगर, तो P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3. तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो प्रेशर क्या होता जाता है? घटता जाता है. तो इतना तो कंफर्म है कि इंट्रोपी अगर बढ़ेगा तो वेट रीजन में जाएगा. और वेट रीजन में जाएगा, साथ ही साथ प्रेशर घटना है, तो वेट रीजन में प्रेशर कैसे घटेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यानी कि क्या होगा? थोड़ा रियलाइज करना. That one is the 2 point. अब क्या हो रहा है? खुद ब खुद रियलाइज करो ना. T1 and T2. Here T2 is less than. तभी तो हमारा रेफ्रिजरेशन मिलेगा, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. हमें जब आपका टेम्परेचर डाउन होगा तभी तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. ट्राई टू रियलाइज. अगर इस 1 की बात करें तो इंथैल्पी तो क्या होगा? एक आपका और कैरेक्टरिस्टिक्स, इंथैल्पी आपका क्या होगा? थ्रॉटलिंग डिवाइस ऑन, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑन, ये लिख दे रहा हूं मैं. थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑन टीएस प्लेन एंड पीएच प्लेन. H1 इज इक्वल टू H2. पहली बात तो ये थ्रू आउट इंथैल्पी क्या रहेगा? 1 और 2 पे इंथैल्पी सेम रहेगा. और साथ ही साथ प्रेशर क्या होना चाहिए? साथ ही साथ प्रेशर घटना चाहिए. साथ ही साथ प्रेशर. तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं. ये क्या है? कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है 1 पे. कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है 1 पे. साथ ही साथ अब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर घटना है तो वेट रीजन में प्रेशर कहां घटेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में घटेगा ना. तो ये होगा आपका, दैट वन इज एग्जैक्टली, ये आपका 1 से 2. दिस इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस. 1 to 2. ये आपका, इसे दूसरे कलर से यूटिलाइज कर ले रहा हूं क्योंकि बहुत येलो हो गया है.
दिस इज एग्जैक्टली द 1 to 2, दिस इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तभी तो देखो टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली आपका ये व्हाट इज एग्जैक्टली टेम्परेचर डाउन होने के कारण T2 इज लेस देन, T2 इज लेस देन, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या होगा, आपका कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। नाउ यू कैन रियलाइज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑन द TS प्लेन एंड द PH प्लेन, ठीक है ना। एक ही तरीका ही है, हर हाल में क्या होगा आपका टेम्परेचर इस रेंज ऑफ प्रेशर के लिए क्या होगा, टेम्परेचर हर हाल में इस रेंज ऑफ प्रेशर के लिए क्या होगा आपका, हर हाल में टेम्परेचर डाउन ही होगा। जैसा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए हम रियलाइज कर रहे हैं इस प्रेशर रेंज के लिए क्या होगा, हर हाल में आपका टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज होने वाला नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है, T2 इज लेस देन T1, ठीक है। यहां भी आपका T2 इज लेस देन 1 बट एंथैल्पी थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज एग्जैक्टली द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ DH। एक छोटा सा एनालिसिस और यहां पे डील करूंगा मैं, लेकिन देखिए क्या लिखा था मैंने, DH इज इक्वल टू CP dt माइनस T इंटू डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V इंटू dP, ठीक है। एक छोटा सा एनालिसिस, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, ये जनरली इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, dP इज इक्वल टू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, dP जब जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई द DH इज रिटन एज CP इंटू dt, ठीक है। प्लीज रियलाइज करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक प्रेशर इज कांस्टेंट, P इज इक्वल टू C, dP इज इक्वल टू कांस्टेंट, DH इज इक्वल टू CP dt। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अरे DH इज इक्वल टू CP dt तो हमने आइडियल गैस के लिए देखा था, ये फर्दर यहां पे आ गया, CP dt ही आ गया। अब दोनों में फर्क देखिएगा, आइडियल गैस के लिए क्या था, आइडियल गैस के लिए डजंट मैटर प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, डजंट मैटर प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, ये वाला टर्म ही क्या हो गया था, जीरो हो गया था, ये वाला टर्म ही क्या हो गया था, जीरो हो गया था, ये वाला टर्म ही जीरो हो गया था। दैट्स वाई DH इज इक्वल टू क्या था, CP dt, CP dt whatever the process, कुछ भी प्रोसेस क्यों ना हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, एडियाबेटिक हो, पॉलीट्रॉपिक हो, डजंट मैटर, कुछ भी प्रोसेस क्यों ना हो, whatever the process, DH is always CP dt, क्योंकि ये टर्म ही जीरो हो गया है, 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 ठीक है। जब ये टर्म जीरो हो गया, एक बार ये टर्म जीरो हो रहा है और एक बार ये टर्म जीरो हो रहा है, ठीक है। दूसरे कलर से कर दे रहा हूं मैं, ये एक बार ये टर्म जीरो हो रहा है, एक बार ये टर्म जीरो हो रहा है। तो आइडियल गैस के लिए येलो वाला टर्म जीरो हो रहा है, जिसके कारण व्हाटएवर द प्रोसेस, हर हाल में DH इज इक्वल टू CP dt ही होगा। बट इसके लिए इफ प्रोसेस इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, dP इज इक्वल टू कांस्टेंट, dP इज इक्वल टू dP इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो DH इज इक्वल टू CP dt। लेकिन ये CP dt फॉर एनी सब्सटेंस का मतलब वेदर, ईदर ज्यादा बेटर होगा, ईदर इट इज रियल गैस और आइडियल, ईदर इट इज रियल गैस और एन आइडियल गैस। अगर कांस्टेंट प्रेशर हुआ
तो रियल गैस के लिए भी DH इज इक्वल टू CP dt ही होगा, चाहे ये रियल गैस हो चाहे आइडियल। देखिए कंडीशन अप्लाई कहते हैं ना, TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन, रियल गैस के लिए DH इज इक्वल टू CP dt हो रहा है, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन दैट शुड बी द प्रेशर इज कांस्टेंट। कंफ्यूजन रहता है हमेशा स्टूडेंट को यार, हमेशा कंफ्यूजन होता रहता है कि समटाइम्स DP इज इक्वल टू CP dt कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, जबकि CP dt तो किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक है ना, DH इज इक्वल टू CP dt। लेकिन ये DH इज इक्वल टू CP dt तब आया रियल गैस के लिए, चाहे आपका किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, कब, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो। और ये कब, आइडियल गैस के लिए, वट एवर द प्रोसेस, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट फॉर द लिक्विड के लिए क्या होता है आपका, लिक्विड सिंगल फेज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल फेज की बात कर रहा हूं। T इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V, ये टर्म एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, बट ये क्या हो जाता है, किसके रेस्पेक्ट में, CP dt के रेस्पेक्ट में ये टर्म क्या हो जाता है आपका, दैट वन इज negligible, that one is T into del V by del T at constant pressure minus V। ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है, तो CP dt नहीं, लिक्विड के लिए तो मैंने कहा कि CP और CV दोनों उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाता है आपका, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है, ये वैल्यू जीरो नहीं होता है। देखिए आइडियल गैस के लिए ये जीरो हो रहा है, आइडियल गैस के लिए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि लिक्विड के लिए सिंगल फेज में ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसलिए फर्दर लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं, लिक्विड के लिए जो लिखते हैं DH इज इक्वल टू C इंटू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C इंटू dt लिखते हैं सिंगल फेज में, C इंटू dt सिंगल फेज में, क्योंकि अगर आपका फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, फिर भी आपका इंथैल्पी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, pH डायग्राम F2G, टेम्परेचर तो कांस्टेंट, फिर भी इंथैल्पी तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि लैटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हो आप, वो उसे स्टोर करके अपने इंथैल्पी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सिंगल फेज की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंगल फेज जब आपका क्या हो, तो DH इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली C इंटू dt। इसीलिए मैंने प्रीवियसली थोड़ा याद करिए कि अगर आपका क्या था, इस लिक्विड रीजन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो एंथैल्पी क्या मिल रहा था, एंथैल्पी वर्टिकल मिल रहा था। लिक्विड रीजन में थोड़ा दोनों को कनेक्ट करिए, आप समझ जाएंगे, दोनों को कनेक्ट करो कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट चेंज इन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो, किसके लिए, लिक्विड के लिए, जब ये सिंगल फेज में है तो, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा दोनों को कनेक्ट करिए ना। तो मैंने कहा कि देखिए लिक्विड के लिए अप्रोक्सीमेटली C इंटू dt, जब T आपका कांस्टेंट, इफ T इज कांस्टेंट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, dt जीरो हो जाएगा, तो DH आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1। तो इसीलिए ये जो लिक्विड रीजन है आपका, लिक्विड रीजन इस pH प्लेन पे क्या दिख रहा है आपका, ऑलमोस्ट वर्टिकल इस लिक्विड रीजन में दिख रहा है। और मैंने कहा फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि डेल वी बाई डेल टी माइनस वी, एक्चुअली ये पूरा जीरो नहीं होता है लिक्विड के लिए, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होता है फॉर द लिक्विड, ध्यान रखिएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, इसलिए DH लिक्विड के लिए हम क्या C इंटू dt लिखते हैं, दिस इज एग्जैक्टली योर वाटर। इसलिए लिक्विड रीजन में दैट वन इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक वर्टिकल लाइन, आइसोथर्म, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्म इस लिक्विड रीजन में क्या होगा आपका, दिस इज, मैंने बताया था T1, दिस इज T2 इज ग्रेटर देन T1 T2, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इस लिक्विड रीजन में क्या दिख रहा है आपको, वर्टिकल, क्योंकि आपका pH डायग्राम, दैट वन इज द pH डायग्राम, इस लिक्विड में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो एंथैल्पी भी लिक्विड के लिए क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा।
दिस इज एग्जैक्टली। फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, फाइनली कंक्लूड ये कर रहा हूं मैं कि हमने क्या पढ़ा, एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन में देखा, एनर्जी इक्वेशन फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं मैं। एनर्जी इक्वेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, DH इज इक्वल टू CP dt माइनस T इंटू डेल V बाई डेल T कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V dP। मैंने कहा आइडियल गैस, पहला आइडियल गैस, कुछ भी प्रोसेस क्यों ना हो, कुछ भी प्रोसेस क्यों ना हो, डजंट मैटर, DH क्या होगा, CP dt, वट एवर द प्रोसेस, वट एवर द प्रोसेस। और H इज इक्वल टू क्या मिला, फंक्शन ऑफ, प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स if T is constant, enthalpy is also constant, या vice versa, H is constant, temperature is also constant। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो what happen exactly, if temperature is constant, enthalpy is constant, dt by dp at constant enthalpy क्या मिलेगा, आइडियल गैस के लिए 0, and that one is what, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आइडियल गैस के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फॉर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फॉर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस temperature does not change, temperature does not change for an ideal gas, ये बताया मैंने कंप्लीटली, ठीक है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए ये चेंज नहीं होगा। देन आफ्टर, उसके बाद मैंने कहा सेकेंड वन, रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए T इंटू डेल वी बाई डेल टी माइनस V, ये आपका 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो H क्या मिलेगा आपको, H इज द फंक्शन ऑफ T, P एंड V। इसका मतलब कि इवन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, H इज द फंक्शन ऑफ P एंड V। अगर ये चेंज होगा तो मैंने इसके बेसिस पे बताया कि आपके HS डायग्राम में आपका सुपर हीटेड रीजन में अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट इंथैल्पी, हॉरिजॉन्टल लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन सुपर हीटेड रीजन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलता है। याद करिए मैंने कहा दैट वन इज, इस रीजन में आपका दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, दिस इज द H, दिस इज द S, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, H फिर भी वैरी करेगा, H आपका फिर भी प्रेशर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग T1 T2 इज ग्रेटर देन T1। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन सुपर हीटेड रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टीम हमारा रियल गैस होता है और रियल गैस के लिए इंथैल्पी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए भी फंक्शन ऑफ P एंड V होगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इंथैल्पी स्टिल चेंजेस, ठीक है ना, इसलिए यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगा। इन द सेम वे पीएच डायग्राम पे आपका पीएच डायग्राम पे जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होता है, पीएच डायग्राम पे जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होता है, दैट वन लुक्स लाइक दिस वन। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है तो वो कंप्लीटली वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, कर्वेचर मिलेगा, क्योंकि इवन फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर रियल गैस के लिए इट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एंथैल्पी आपका चेंज करेगा। तो ये रीजन बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। नाउ उसके बाद देखते हैं, देन आफ्टर विल सी, ठीक है ना,
इसके लिए आपका dt बाई dp एट कांस्टेंट इंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो सकता है आपका टेम्परेचर में चेंज विथ प्रेशर इवन फॉर कांस्टेंट enthalpy for real gases, ठीक है ना। और कर्वेचर क्या आया था जब मैंने कहा था एक्सपेरिमेंटली थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए, इट मीन्स इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग process, in case of throttling process, temperature may change for real gases, ठीक है ना। that's why if we want to change the temperature in throttling process, we always use what? We always use real gases. We always use real gases, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नॉट एन आइडियल गैस, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, नॉट एन आइडियल गैस, दिस इज द कंप्लीट कंक्लूजन, ठीक है। इट मीन्स इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस फ्रॉम रियल गैसेस, ये हो गया आपका। फिर आपका ये आपका रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, इसके लिए h इज फंक्शन ऑफ TPV होगा, और इवन कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए भी इंथैल्पी आपका चेंज होगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा कह सकते हो कि आपका कांस्टेंट इंथैल्पी के लिए क्या होगा, आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली। और फाइनली लिख दूं कि dt बाई dp एट कांस्टेंट इंथैल्पी क्या मिलेगा, dt बाई dp एट कांस्टेंट इंथैल्पी दैट वन इज इक्वल टू 1 बाई cp t into del v by del t into p minus v. This is exactly your final conclusion, ठीक है। तो हमेशा एक ग्राफ बताया था मैंने, वो ग्राफ क्या था आपका, that one is inversion curve, that one is your ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस होगा H1 H2 H3, ठीक है ना। दिस इज द P, दिस इज द T, ठीक है। दिस इज द कूलिंग रीजन, दिस इज द हीटिंग रीजन, ठीक है ना। इसे कहते हैं इन्वर्जन कर्व। मैंने कहा इसके बारे में बहुत ज्यादा डील नहीं करूंगा, थर्मोडायनामिक्स में वी विल डील, ठीक है ना, इन्वर्जन कर्व, ठीक है ना। हमें अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, अगर उसे थ्रॉटलिंग डिवाइस से अगर क्या करेंगे, उसे पास कराएंगे, तो क्या होगा, आपका हीटिंग होगा। और इस इन्वर्जन टेम्परेचर के बाद, इसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। इस इन्वर्जन टेम्परेचर के बाद या एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद अगर इसे क्या कराएं, थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास कराएं, तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर डाउन होगा। और अगर हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेना है, कूलिंग इफेक्ट लेना है, तो हमें क्या करना होगा, इस कूलिंग रीजन के लिए वर्क करना होगा। फॉर रेफ्रिजरेशन, फॉर कूलिंग पर्पस और रेफ्रिजरेशन पर्पस we work within cooling region। और मैंने कहा what happen exactly, TS प्लेन पे अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस शो करते हैं, TS प्लेन पे अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस शो करते हैं, TS प्लेन पे अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस अगर शो करते हैं, दिस इज द 1,
प्रेशर घटना चाहिए और एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। यानी कि इस प्रेशर रेंज के लिए हमेशा आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। इस प्रेशर रेंज के लिए क्या होगा, हमेशा आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। दैट वन इज if saturated liquid pass through the throttling process, then the temperature goes down and it will comes in the weight region, वहीं पे pH डायग्राम की बात करूं मैं, pH डायग्राम की बात करूं तो what happen exactly, this one is what 1 and 2 constant enthalpy process, simple, बहुत ही easy है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कंप्लीट है। तो हर हाल में कूलिंग इफेक्ट मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड को अगर हम पास कराते हैं तो। दिस इज एग्जैक्टली योर कंप्लीट एनालिसिस। उसके बाद फाइनल एनालिसिस क्या था हमारा, फाइनल एनालिसिस ये था कि अगर P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दिया, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, dP इज इक्वल टू 0 और dP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो DHCP इंटू dt। ये किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस DH is CP dt even for real gases और even for real gases, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। even for real gases, और मैंने कहा था फाइनली लिक्विड के लिए मैंने कहा था, यहीं पे देखते हैं ठीक है। फाइनली लिक्विड के लिए तो ये रहा ही, लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं, ये वाला टर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, DH इज इक्वल टू दिस वन, इसलिए इस रीजन में ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन है। दिस इज एग्जैक्टली द एंड ऑफ योर ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक चीज बचा है, रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करने से पहले वी विल सी द कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम यही है जिस तरीके से हम अपने थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट थ्योरम में देखते हैं कि अगर एक टेम्परेचर लिमिट के बीच अगर एक रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है और उसी टेम्परेचर के लिमिट के बीच बहुत सारे इंजन लगा दिए हैं तो एक रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा इफिशियंसी किसी अदर इंजन का नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक टेम्परेचर लिमिट के बीच अगर कोई रिवर्सिबल इंजन लगा दिया मैंने तो इन द सेम टेम्परेचर लिमिट बाकी कितने भी इंजन लगा दो उन सारे इंजन का इफिशियंसी इस व्हाट रिवर्सिबल इंजन से अधिक नहीं हो सकता, इस रिवर्सिबल इंजन से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि मैक्सिमम एक टेम्परेचर लिमिट के बीच मैक्सिमम इफिशियंसी एक रिवर्सिबल इंजन का होगा। यह हम थर्मोडायनामिक्स में प्रूफ करते थे, लेकिन यहां रेफ्रिजरेशन में हम कार्नोट थ्योरम के थ्रू क्या प्रूफ करेंगे, यही प्रूफ करेंगे कि एक टेम्परेचर लिमिट के बीच एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या रिवर्सिबल हीट पंप वर्क कर रहा है और उसी टेम्परेचर लिमिट के बीच बहुत सारे रेफ्रिजरेटर लगा दिए हैं या हीट पंप लगा दिए हैं, तो व्हाट हैपन, सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस बाकी सारे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का, इस रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से सीओपी बाकी सारे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का इस रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम सीओपी किसका मिलने वाला है, एक टेम्परेचर लिमिट के बीच मैक्सिमम सीओपी एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का ही मिलने वाला है। अगर रेफ्रिजरेटर से कंपेयर करोगे तो, अगर हीट पंप से कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम सीओपी एक हीट पंप का ही, रिवर्सिबल हीट पंप का ही मिलने वाला है एक पर्टिकुलर किसके बीच, टेम्परेचर लिमिट के बीच। और बाकी अगर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को कंपेयर करते हैं एक टेम्परेचर लिमिट के बीच, तो वो तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीओपी ऑफ द हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। वो कितना, एटलीस्ट मैंने कहा कि एक ज्यादा ही रहेगा आपका सीओपी ऑफ द हीट पंप, 1 मोर देन द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो यही कार्नोट थ्योरम हमें देखना है। कार्नोट थ्योरम के बाद फाइनली वी विल मूव टू द व्हाट, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली योर फाइनल ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको क्या करना है, सिंपली इसे मेमोराइज कर लेना, जितना मैंने प्रीवियसली लेक्चर लिया है उसे फॉलो कीजिए,
कॉपी पे नोट्स बनाइए और सिंपली उसे मेमोराइज कर लीजिए। सिंपली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है ताकि हम मूव कर सके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में स्मूथली। ठीक है, देन विल मूव टू द व्हाट कार्नोट थ्योरम।